नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको बताते हैं पहले एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि पाम तेल की कीमतों में लगातार गिरावट बढ़ रही है और इस हफ्ते पाम तेल के दाम 8% गिर गए हैं। लगातार दूसरे हफ्ते कीमतों में गिरावट आई है और बीएमडी, जो कि मलेशिया का वायदा बाजार है, बीएमडी पर पाम तेल 3600 रिंगिट प्रति टन के नीचे आ गया है। 14 महीने के निचले स्तर के आसपास है भाव। सवाल यह है कि क्या पाम के दाम और घटेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एसईए के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाम में जो गिरावट आई है, 8% दाम घटे हैं सर इसी हफ्ते पाम के। क्या ये फॉल अभी आपको और दिख रही है प्राइस में? अगर आप याद करें, मैंने थोड़े दिन पहले जब भी आप इंटरव्यू ले रहे थे तभी भी मैंने बताया था कि भाई इट कैन गो डाउन, और 10% तक की मैं तभी बोल रहा था 10-15 दिन पहले, और एग्जैक्टली आज 8% गिरे हुए। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर और भी थोड़ा नीचे जाए तो कोई। और अगर एक चीज देखने लायक है, 4 महीने में 50% नीचे आ गया। 2 मई को $1900 था आरबीडी पामोलिन, टुडे 940 है। और सीपीओ 1935 था, 950 हो गया। तो दोनों में से कम $950 कम हो गया, आधा से भी कम हो गया। डेफिनेटली इज अ ग्रेट रिलीफ टू द इंडियन कंज्यूमर। ये फेस्टिवल में है तो काफी फर्क पड़ा है, और उसके साथ में लोकल प्राइस भी इतनी गिर रही है। आरबीडी ओलिन अगर देखे तो कम से 70,000 रुपये 4 महीने में नीचे आ गया। जब भी अगर मई की बात करें तो 1,05,000 तक करीब था, आज आ गए 95,000 रुपये पे आ गए। सेम वे रिफाइंड सोया भी 1,21,000 पे आ गए। सोया सनफ्लावर जो महंगा सबसे हो गया था वो भी 1,30,000 में आ गए। तो काफी एक रिलीफ है, अच्छा भी हो रहा है। और साथ में जो इंडिया में बारिश ये अच्छी रही है, मानसून अच्छा रहा है, और सोइंग भी नॉर्मल है। आई वोंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लास्ट ईयर जितना ही सोइंग हुआ है 18.8 तब तक रिपोर्ट आ रहा है, जो क्रॉप का बड़ा अच्छा आ रहा है। कैरी फॉरवर्ड भी ज्यादा है। लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड का काफी कंफ्यूजन है। तो जो भी आप गिने, लास्ट ईयर का 13 मिलियन गने या 12 मिलियन गने, 11 मिलियन, कम से 10 से 15 लाख टन का तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस अगर अच्छे क्रॉप आ रहे हैं तो वो भी एक रीजन है कि भाई लोकल प्राइस क्यों गिर रही है। अच्छा सर, तो ये जो आपने कहा कि दाम गिरे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी कुछ और गिरावट की संभावना है, तो यहाँ पर रिटेल में खास करके जो तेल कंपनियां हैं, क्या उनके पास अभी और गुंजाइश है एमआरपी कम करने की? पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपना माल बेचना है तो लोकल में जो भाव से बेच सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने ऊपर के भाव से लिया इसके लिए मैं महंगा बेचूंगा, तो नहीं होता है। आपको प्राइस गिरानी पड़ती है क्योंकि आपका माल बेचना है। तो इसमें ऑटोमेटिक है, जब इंटरेस्ट से भाव गिरते हैं तो यहाँ भी लोकल में भाव गिरते हैं, मगर थोड़ा टाइम गैप है, 10-15 दिन का टाइम गैप लगता है। आप देखिए ना, मैं जो अभी बता रहा था 70,000 रुपये आपका पाम में निकल गया 4 महीने में, तो गिरावट तो की है ना, कंटिन्यू गिरावट हो रही है। और साथ ये इंटरेस्ट प्राइस गिर रही है, लोकल प्राइस भी इतनी गिर रही है, खाली 10-15 दिन का टाइम डिफरेंस चल रहा है। मेहता जी, मैं आपसे और पूछ रहा हूँ सर, दाम गिर रहे हैं, बहुत तेजी से गिर रहे हैं, 50% 4 महीने में दाम कम हो गए। अब चूंकि भी सोयाबीन की एक बड़ी क्रॉप है खरीफ की, ऑयल सीड की, सोयाबीन के भी अराइवल शुरू होगी, तो क्या उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट फार्मर के इनकम पर पड़ने वाला है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसानों को सोयाबीन का अच्छा भाव मिल पाएगा? वो जो आपका स्वास्थ्य सही है, जो किसानों ने 7,000 और 8,000 के दाम देखे थे, अभी 5,000 के करीब आ गए, और एमएसपी है 4,300। अगर और भाव गिरेंगे तो किसान को तकलीफ हो सकती है। अब तक सारा डिसीजन कंज्यूमर के फेवर में लिया गया है, पर अक्टूबर में जब भी क्रॉप अराइवल का पीक हो जाएगा तभी अगर और भाव गिरे तो किसान तकलीफ में आ सकता है। तभी गवर्नमेंट को अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी वो रिविजिट करनी पड़ेगी।
क्योंकि आपने कंज्यूमर के लिए तो सब डिसीजन लेते रहे हैं, किसान का भी सोचना पड़ेगा। हाँ जी, क्या क्या सोचना चाहिए आप बताइए सर, आपका क्या एक सुझाव तो है? नहीं, मेरे पता इम्पोर्ट ड्यूटी का, आपको इम्पोर्ट ड्यूटी जो आज 0 करके रखी है हम्म और TRQ में भी 0 है, हम्म तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा अभी कैसे उसको रेगुलेट करे। रास्ता तो ताकि यही है कि ड्यूटी बढ़ा दे। ड्यूटी बढ़ा दे, मगर TRQ में जो गवर्नमेंट अपने हाथ खुद ने बांध दिया है ना, TRQ 0 में अप टू 31 मार्च 2000 तक कर दिया है। अच्छा। अभी ड्यूटी की भी जो ड्यूटी का भी एक हफ्ते पहले जो नोटिफिकेशन आया, नहीं तो अक्टूबर से ड्यूटी रिवाइज होने वाली थी पाम की, वो भी नहीं होगी, वो भी 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। राइट। तो इसके वजह से गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा कुछ है ही नहीं। मगर जब भी किसान परेशान होगा तो सोचना ही पड़ेगा, कोई रास्ता उसको निकालना पड़ेगा कि उनको भी सही दाम मिले उसके। और MSP से नॉर्मली 20% ऊपर ही मिलता है। अगर आज 4300 है, अगर 5000 सही दाम है, पर किसान ने जो 8000 9000 देखा है, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि जब सोई के वक्त में 7000 और 800 था, और जब ये हमारा माल आया तब भी आप हमको 5000 है तो 4500 दे रहे हैं, ठीक तो बात, ऐसा लगेगा ही है। हाँ बिल्कुल लगेगा। जो किसान 8000 9000 का भाव देख चुका है, उनको अगर 5000 या उससे कम का भाव मिलेगा तो बिल्कुल ये जायज़ है उनकी चिंता। ठीक बात है सर, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डबल ऑयल पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण की खबर है चीनी को लेकर। चीनी को लेकर खबर ये है कि हमें जानकारी मिली है एक्सक्लूसिव कि अगले हफ्ते शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, ये जानकारी हमें मिली है। और खबर ये भी है कि जो एक्सपोर्ट का कोटा होगा 2022-23 के लिए वो 80 लाख टन तय हो सकता है। आपको याद होगा कि 21-22 के लिए 100 लाख टन का कोटा पहले तय हुआ, उसके बाद 12 लाख टन का अतिरिक्त कोटा भी दिया गया, तो कुल 112 लाख टन का कोटा, लेकिन अगले सीजन में 80 लाख टन का कोटा ये तय हो सकता है, ये जानकारी हमें मिल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं सर कोटा की? नहीं, जो हम लोगों की बातें जो सुनाई पड़ रही हैं वो यही सुनाई पड़ रही हैं कि 8 लाख टन के आसपास गवर्नमेंट कोटा रिलीज करेगी, पर अभी ये बहुत दिनों से ये बातें चल रही हैं। 80 लाख टन सर, 80 लाख टन। हाँ सॉरी, मैं 8 मिलियन टन, वो 80 एक ही बात हो गई। तो कहीं ना कहीं मतलब अभी तक का अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए अपने थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। इसके चलते क्या हुआ है कि अपने लोग फॉरवर्ड में बेच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक इसकी क्लैरिटी ना हो। तो आज की तारीख में देखिए आए दिन कमोडिटी के एक्सपोर्ट बैन हो रहे हैं। कल चावल में देखिए टैक्स लग गया और ब्रोकन राइस के ऊपर बैन लग गया, तो आदमी वैसे भी रिस्क नहीं लेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंसमेंट के पहले आगे का शुगर कमिट करने के लिए। पर जो आपकी बात, आपकी जो न्यूज़ है वो मोरलेस सही दिख रही है कि गवर्नमेंट में थिंकिंग यही है कि 8 मिलियन टन का कोटा टू स्टार्ट विथ रिलीज किया जाए, और कब करेंगे ये मुझे नहीं आइडिया। टन का कोटा तय होता है सर, तो ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान में शुगर तो सरप्लस है, और मेरा तो ये मानना है कि ये 8 मिलियन टन या 9 मिलियन टन शुगर हिंदुस्तान से अगले सीजन में भी जाएगी। तो इसका जितनी जल्दी ये अनाउंसमेंट कर दें और उसमें क्लैरिटी ला दें, उतना ही बेटर होगा स्मूथ फ्लो के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसमें जो डिले हो रही है ना, ये अनसर्टेनिटी मार्केट्स के लिए और हम लोगों के खुद के लिए भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बट 8-9 मिलियन टन नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट हो जाए, क्योंकि इस साल की जो भी क्रॉप दिखाई दे रही है वो भी लास्ट ईयर से थोड़ी बेहतरी दिखाई दे रही है। और हम लोगों का ये मानना है कि अपना सीजन जो शुरू होगा उस समय गवर्नमेंट इंडिया के अंदर 6 से 6.5 मिलियन टन का स्टॉक होगा, और 41 मिलियन टन के आसपास की सुक्रोज की प्रोडक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इसका अपने डिस्पोजल देखें तो 27-27.5 मिलियन टन तो अपना लोकल में कंजम्पशन में जाएगा, 5 मिलियन टन एथेनॉल में, और 8 से 9 मिलियन टन मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट होगा, जो कि फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक वही 6 से 7 मिलियन टन की रेंज में रहेगा। मैं तो इनफैक्ट एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा
कि सारी कमोडिटीज एक तरफ और शुगर एक तरफ। शुगर ही अकेली ऐसी कमोडिटी है हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो गई है। इतना सब एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी देखिए शुगर के प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ पिछले साल भर में। हाँ, ये बात ठीक है। इन्फ्लेशन प्रूफ आपने बड़ा अच्छा नाम दिया चीनी को। ये बड़ा हमारे लिए आपने अच्छा नाम दे दिया सर। हम लोग नाम ढूंढते रहते हैं शो का, क्या नाम दिए अब। ये बड़ा अच्छा नाम आपने दे दिया, इन्फ्लेशन प्रूफ। कौन सी कमोडिटी है? चीनी। वाह, कमाल सर। अच्छा, एक चूंकि आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया सर, अब चूंकि फेस्टिव सीजन अभी शुरू हो चुका है, आगे दशहरा है, दिवाली है, तो दशहरा दिवाली पे क्या चीनी के दाम कम ही रहेंगे या कुछ बढ़ने की उम्मीद है? कोई चीनी के दाम बढ़ने की संभावना वो नहीं है। हिंदुस्तान में चीनी की कोई कमी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि कोई दाम बढ़ेंगे। और अब तो सोने पे सुहागा ये कि अब एडिबल ऑयल की भी दाम गिर गया है। बिल्कुल। तो चीनी भी रीजनेबल प्राइस में, एडिबल ऑयल भी रीजनेबल प्राइसेस में आ गया है। तो मैं समझता हूँ कंज्यूमर के लिए तो ये अच्छा टाइम है। अच्छा टाइम कैसे है सर? चीनी कंज्यूमर के लिए तो खराब टाइम हो गया ना। तेल सस्ता हो रहा है, लोग तेल ज्यादा खाएंगे, हेल्थ के लिए खराब है। चीनी सस्ती, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर नहीं करती है। शुगर मतलब ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि शुगर डायबिटीज करती है। अच्छा, डायबिटीज वालों को शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। अच्छा, कम खानी चाहिए, ये बात सही है। अच्छा, डायबिटीज के लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, ठीक बात है सर। चलिए, लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। राइट सर, राइट। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे क्या हालात होने वाले हैं। अब जरा आप बताइए राजीव जी, अब हम आपसे गोल्ड के ऊपर सवाल पूछते हैं सर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, गोल्ड का मार्केट इस वक्त 50,536 पर है, 180 रुपए ऊपर है। आपके हिसाब से क्या ट्रेड गोल्ड में लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड में अराउंड 50,700, 50,750 एक अहम रेसिस्टेंस की तरह है। जब तक यह रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, खरीदारी के लिए थोड़ा सा और नीचे का इंतजार करना चाहिए। मतलब 50,250, 300 के आसपास अगर दाम मिलते हैं तब खरीदारी का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर 50,800 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तब मुझे लगता है कि 51,200, 51,500 तक के भी स्तर जो हैं वो आ सकते हैं। बट फिलहाल जो है 50,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चांदी में इस वक्त चांदी की तेजी कम हो गई है। 800 रुपए तक ऊपर दाम गए थे, लेकिन अब गिर के 300 रुपए से कम की तेजी रह गई है चांदी में। जतिन जी, क्या किया जाए सिल्वर में? दोनों बैंक का रुझान है, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। जिस तरह से मार्केट जो है वो रिएक्शन देता है, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो गहरा सकता है यहाँ पर। तो ब्रेकआउट पे बाय करने की सलाह दूंगा मैं। 54,850 के ऊपर 850 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करें तो ब्रेकआउट में बाय कीजिए। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है अभी फिलहाल जिस तरह से थोड़ा करेक्शन चल रहा है, ये 54,300 तक भी जा सकता है। तो एक फ्रेश कॉल भी मैं जनरेट कर देता हूँ। ब्रेकआउट ना मिलके अगर पहले डिप आ जाता है तो 54,300 के आसपास ही बाय कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में बाय की सलाह है। पहला बाय कॉल 54,300 पे डिप पे बाय करना, और सेकेंडली अगर डिप नहीं आता है और ब्रेकआउट मिलता है तो 54,850 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 54,800 के ऊपर बाय करते हैं तो 54,450 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर डिप पे बाय करते हैं 54,300 के आसपास तो जो स्टॉप लॉस है वो 54,000 के नीचे का रहेगा। ठीक है, ये राय आपकी हो गई। चांदी पर 55,500 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि 54,850 पे बाई करें। चलिए आप शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जिगर का, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए जिगर। सर जी, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली 50,550 के भाव पर राजीव जी आज के लिए क्या करें? मृत्युंजय, जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ा वेट करना चाहिए। 50,300 के आसपास आए तब इसमें ट्रेड करने का सोच सकते हैं बाय साइड में, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 50,100 से नीचे का, और वापस ऊपर में 50,650, 700 का टारगेट रख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर नो ट्रेड जोन है, या फिर ब्रेकआउट पे खरीदना चाहिए अराउंड 50,800 के ऊपर, और 50,500 के स्टॉप लॉस से 51,200 के लिए। ओके, अगला सवाल है कपिल का, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मुझे सोयाबीन पे राय चाहिए थी। जिस तरीके से तेल तेल बाजार पे गवर्नमेंट का एक्शन देखने को मिल रहा है, तेल काफी नीचे आ गया, इसको देखते हुए सर क्या आने वाले टाइम में सोयाबीन 3,500 4,000 बाजार आ जाएगा? 3,500 4,000? अरे सर, ऐसा
ऐसा मत बोलिए, किसानों का माल अभी आना है मार्केट में, किसानों की फसल, उनको तो कम से कम एमएसपी से ऊपर का भाव मिले। कि 4000 हो जाए। नहीं। अच्छा जतिन जी बताइए, क्या लग रहा है अभी सोयाबीन? जी माफ करना, एनसीडीएक्स की ट्रैकिंग नहीं रहेगी। अच्छा राजीव जी आप कहें, आप बताएं। मृत्युंजय जी, जिस तरह से पाम ऑयल और बाकी एडिबल ऑयल में दबाव देखने को मिल रहा है, ये तो बताना मुश्किल रहेगा कि 3500-4000 आएगा, बट थोड़ा दबाव लगता है कि हो सकता है यहाँ से 4-5% की और गिरावट आए करंट भाव से। अच्छा जतिन जी, इस वक्त नेचुरल गैस में तेजी बढ़ रही है, 3% के आसपास की तेजी आ गई है, 650 के ऊपर है भाव, क्या किया जाए इस भाव पर? बाइंग का जोन है, ब्रेकआउट फ्रेश जो है वो चल रहा है इसके अंदर 647 के ऊपर। जैसे इसने ट्रेड किया तब से ये थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो दिखा रहा है। हायर लेवल से मुझे लग रहा है 660, 665 ये जो जोन है आज के दिन में टेस्ट करने जा सकता है। जब तक ये कमोडिटी 640 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक आज के दिन के लिए मुझे पॉजिटिव लग रही है। सो रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। जो थोड़े सेफ खेलना चाहते हैं वो अराउंड 647 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस जो 640 का रहेगा और 660 से लेके 665 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है मंजीत का, पूछिए मंजीत जी। हाँ जी, कॉटन में क्या करें? कॉटन में क्या करें, ओके। कॉटन में बहुत ही रेंज का ट्रेड है, हालांकि हाल के दिनों में दाम बहुत गिरे हैं, तो बताएं राजीव जी कॉटन में क्या करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, अराउंड 36,000 के आसपास इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 36,000 के आसपास आए तभी खरीदना चाहिए। और मुझे भी काफ़ी रेंज बाउंड लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी इसमें तेजी देखने को मिलेगी, बट 36,000 के आसपास थोड़ा बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, वहां से 500-600 रुपए का पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। फिलहाल नो ट्रेड जोन में है कॉटन, ये कहना है राजीव जी का। अगला सवाल है कैलाश का, पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर राजीव जी से मेरा सवाल है कि सर मेरा क्रूड ऑयल पे सुबह बाइंग थी, वो तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अभी सर सेलिंग बढ़िया रहेगी या बाइंग करनी चाहिए, क्या लेवल रहेगा? बताइए राजीव जी। करीब करीब इस वक्त क्रूड में 1% के आसपास की तेजी है, 6,800 के आसपास है भाव, क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, पुल बैक रैली लग रही है क्रूड में तैयार होती हुई, तो मेरी एडवाइस होगी कि थोड़ा करेक्शन आने पे खरीद के ही ट्रेड इनिशिएट करें। अगर क्रूड ऑयल के भाव अराउंड 6740 से 6750 तक मिलते हैं तो खरीद के चल सकते हैं। 6650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है मार्केट 6800 और 6850 के स्तर तक और ऊपर में जा सकती है। क्या सुनील हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील जी। सुनील जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन रहा हूँ, नमस्कार। पूछिए। मैं से पूछ रहा हूँ सर, मैं गोल्ड है मंडे से मैं आपका बाय कर रहा हूँ डेली की डेली, और मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है। जतिन जी क्या मतलब, क्योंकि सही बात आप देखिए गोल्ड में इस हफ्ते क्या हुआ है। हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड 50,700 के आसपास गया, फिर गिर के आ गया 50,000 के करीब, आज फिर मार्केट 50,700 के ऊपर गया था, फिर अब गिर के 50,530 के आसपास आ गया है। तो बड़ा ऊपर नीचे वाला सीन है। आप देखिए चार्ट के जरिए भी मार्केट की चाल को आप समझ सकते हैं। तो क्या किया जाए, मतलब कुछ है नई स्ट्रेटेजी, कुछ आपको दिख रही है इस वक्त? मुझे इंट्राडे के हिसाब से बाइंग का रुझान रखना चाहिए। जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में भी कहा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बाइंग का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। यस, ये जो रेंज बाउंड मार्केट रहा है पूरे हफ्ते, तो उसी रेंज को प्ले करना चाहिए। लोअर लेवल से 50,000 के लेवल्स जो है वो तोड़ नहीं रहा है, उसके नीचे प्राइसेस आते हैं तो तुरंत बाइंग आ रही है। हायर लेवल्स पे 51,000 के पास भी नहीं जा रहा है, 50,700 750 के पास जा रहा है। सो 50,500 के नीचे जैसे भी प्राइसेस मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, वैसे अपने रिस्क के हिसाब से वहाँ पर बाय कीजिए। 50,000 का ओवरऑल स्टॉप लॉस रहा है इस हफ्ते पूरा। नेक्स्ट वीक के व्यू पॉइंट के हिसाब से अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाइंग करना है। डे ट्रेडर्स के हिसाब से आज अपॉर्चुनिटी है। 50,200 मुझे नहीं लगता कि आज के दिन ब्रेक करना चाहिए लोअर लेवल्स पे। वापस से 50,750 50,800 के लेवल्स जो है दिखा सकता है। ये जो है वो ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से रहेगा। ओवरऑल पोजिशनल व्यू जो है अभी भी रेंज बाउंड है, 50,000 से लेकर 51,500 ये रेंज है बड़े पैमाने पे अगर हम देखने जाएंगे तो। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।